अर्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय हम नया शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है 16 की प्रश्नावली 16.1 हल करने के लिए इसमें आपको टोटल जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन है उसके बारे में आपको सूत्र अच्छी तरह से आने चाहिए। जो कि अगर आपको इससे संबंधित कोई अगर प्रथम प्रकार के अगर कोई सवाल देखने हैं तो आप 9th क्लास के वीडियो देख सकते हैं और उसमें आपको ये सब बताए हुए हैं। इसके सब सूत्र घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित वीडियो बताए हुए हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे और उस वीडियो को भी देखेंगे तो ये प्रश्नावली आपको थोड़ी सरल लगेगी, बिल्कुल सरल हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रथम प्रकार के सवाल है। एक एक संबंधित सूत्र से संबंधित सवाल करे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर अब जो पढ़ेंगे हम वो भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। मतलब एक प्रश्न के अंदर ही दो तीन मतलब फॉर्मूले काम करेंगे और फिर जाके कहीं उत्तर निकलेगा। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। मैंने बताया था कि इसके अंदर पहले ही दो चीज़ें दिखेगी, घन भी दिखेगा, घनाभ भी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है और आयतन भी है। इससे संबंधित मतलब विविध प्रश्न हैं। तो इस प्रश्नों को थोड़ा सा समझने के लिए आपको 9th क्लास के अगर आप वीडियो देख लोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा, और अगर फिर सरल हो जाएगा तो फिर ये समझने में आसान हो जाएगा। जैसे एक माचिस की डिब्बी, कमरा, चौक का डिब्बा, ईंट आदि घनाभ के उदाहरण हैं। घनाभ के समानांतर षटकोणिक फलक भी कहा जाता है। घनाभ की जो आकृति होती है वह 6 फलकों वाली होती है। आकृति 16.1 में घनाभ दर्शाया गया है, जिसके 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक एक समतल में आयताकार होता है और सम्मुख फलक समानांतर और सर्वांगसम भी होता है। इसमें समानांतर फलकों के 3 युग्म होते हैं। 2 आसन फलक एक रेखाखंड पर मिलते हैं जिसे कोर कहते हैं, यानी ये कोर कहलाती है ये वाली। और ये जहाँ पे 3 फलक जाके मतलब 3 किनारे जाके मिलते हैं इसको कोर कहा जाता है। जबकि ये क्या कहलाते हैं, इसके भुजा कहलाती है या किनारे कहलाते हैं। और ये पूरा भाग ऊपर वाला है जो फलक कहलाता है। ऐसे कैसे घन या घनाभ के 6 फलक होते हैं। जैसे ये फलक है ऊपर वाला एक फलक, नीचे वाला दूसरा फलक, फिर 4 साइडों वाले फलक, 6 फलक होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर घन या घनाभ के अंदर 8 कोने होते हैं। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये बात। इस प्रकार इसके 8 तो कॉर्नर होते हैं, यानी कोने होते हैं। और घन और घनाभ के 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक, 1, 2 ऊपर वाला, नीचे वाला और 4 ही भुजा वाला, 4 ही दीवारों वाला, 6 फलक होते हैं, जो नमी में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। और इसके किनारे अगर गिने तो 4 किनारे तो सबसे ऊपर वाले होते हैं और 4 ही किनारे नीचे वाले होते हैं। 8 किनारे तो ये हो गए और 4 किनारे साइडों वाले होते हैं, 2 इधर और 2 इधर, ये मिलके इसके किनारे 12 होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये भी आपको थोड़ी जनरल बातें याद रखनी है। वैसे ये नमी में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। अब हम सबसे पहले सूत्र है कि जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो अर्थात L बराबर B बराबर H नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही होती हैं तो वह घन की भुजा कहलाती है। और घन के जो सभी फलक होते हैं वह वर्गाकार होते हैं तथा प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भी समान होता है। अतः आकृति में देख सकते हो कि घन को प्रदर्शित करती हैं। घन की भुजा की लंबाई L कहलाती है
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6L²। अब इसका निकालने के लिए ये इसका तरीका है, लेकिन आपको तो सीधा ही सूत्र याद रखना है, और वो सीधा ही सूत्र है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्यों भुजा स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो इसमें 6 फलक होते हैं, इसलिए 6 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब आपको इसके अंदर इकाई विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इकाई अगर सेंटीमीटर में है तो आपको पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, और मीटर में है तो पीछे मीटर स्क्वायर लिखना है। ये घन की आकृति है जिसमें देख लो आप सब साइडें बराबर दिख रही है आपको इस प्रकार। अब हम देखेंगे कि घनाभ का आयतन घन इकाई मापा जाता है। घनाभ का आयतन उसके पृष्ठ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होने के कारण उसका गुणनफल इसके घनाभ की आयतन बन जाता है। तो घनाभ का आयतन होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घन इकाई, यानी घन मीटर या घन सेंटीमीटर। अब अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अगर 1 कर दी जाए तो घन का आयतन बन जाएगा, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी घन का आयतन L³ लिख सकते हैं। तो अर्थात इसका सूत्र हो गया घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, और घनाभ का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस प्रकार ये 4 सूत्र इसके अंदर काम करेंगे, और इससे फिर सवालों को हल किया जा सकता है। फिर इसके अंदर कभी कभी पूछता है कि घन तथा घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो ये भी पूछा जा सकता है। घन या घनाभ के समानांतर फलक 2 सम्मुख कोणों को मिलाने वाली सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। इस प्रकार इस पर 4 विकर्ण होते हैं कुल। फलकों के विकर्ण घन या घनाभ का विकर्ण से भिन्न होता है। यदि घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई h है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी √L² प्लस B² प्लस h², जो कि आपको ये भी 9th कक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। अतः फिर घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो L √3 हो जाएगी, यानी जो भुजा है उसको बाहर लिख देंगे और अंडर में 3 लिख देंगे। फिर आयतन संबंधी कुछ इकाइयां हैं जिस इकाइयों को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे पहली है 1 लीटर में चेंज करना है तो 1000 घन सेंटीमीटर होगा, तो ही हम उसको 1 लीटर बराबर लिख सकते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर। अर्थात घन सेंटीमीटर में 1000 का भाग देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 घन मिलीमीटर, अर्थात 1000 घन मिलीमीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर होता है 100 इंटू 100 इंटू 100 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार 1 घन मीटर बराबर हो गया 1000 लीटर, और 1000 लीटर बराबर हो गया 1 किलो लीटर। ये आपको कुछ इकाइयाँ भी याद रखनी है ताकि इधर उधर चेंज कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उदाहरण ले रहे हैं, ये उस उदाहरण को आप अच्छी तरह से समझोगे और हल करोगे तो उत्तर आसानी से निकल सकता है, कोई विशेष भारी नहीं है। सिर्फ इसके अंदर 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। घन का घनाभ का क्षेत्रफल, घन का घनाभ का आयतन, घन और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का। अब देखते हैं एक उदाहरण प्रश्न है, और इस प्रश्न को देखेंगे। एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर क्रमशः है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा ही सवाल, इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आंतरिक क्षेत्रफल पूछे तो अगर अंदर का कोई नाप होता तो अंदर वाला ले लेता। तो अब हम लिखेंगे बक्से की बाहरी, सभी ऐसे दिए गए लिख देंगे और अब सूत्र लगा देंगे। बक्से का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और सब मान को यहाँ पे रख देंगे। जैसे 2 लंबाई की जगह पे लिख देंगे 90, चौड़ाई की जगह पे 50, फिर चौड़ाई की जगह पे 50 और ऊंचाई की जगह पे 30, फिर प्लस 30 इंटू 90। अब सबको गुणा कर देंगे।
9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 2 जीरो ऐसे कैसे। 9 को 3 से करेंगे 27, 2 जीरो ऐसे कैसे। अब इसकी सबकी जोड़ कर देंगे तो जोड़ करने पर 8700 प्राप्त हो जाएंगे, और 2 को जब इससे गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 17400 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर इसको वर्ग मीटर में बदलना मान लो, वैसे नहीं बदलो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर बदलोगे तो सीखोगे, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना सीखोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब हम वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो कितने का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो वर्ग सेंटीमीटर को बदलेंगे जब 100 × 100 का भाग दे देंगे, यानी 4 जीरो लगा देंगे। अब 4 संख्या 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, और फिर 2 जीरो बचे तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 1.74 वर्ग मीटर आ सकता है। ये भी 17400 अगर वर्ग सेंटीमीटर में भी लिखोगे तो उत्तर राइट है। अब फिर एक दूसरा सवाल लेते हैं और इस सवाल को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया 1014 वर्ग मीटर, तो घन की भुजा ज्ञात करो। तो पहले तो दिया हुआ लिख दीजिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। तो घन का मान लो भुजा आपको निकालनी है तो हो जाएगी x मीटर मान लिया हमने। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देंगे 6 × भुजा स्क्वायर। अब भुजा नहीं दी हुई तो इसकी जगह लिख देंगे 6x², और पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी जगह लिखेंगे 1014। अब आपको निकालना x², तो बाकी को ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरी तरफ, तो 1014/6 आ जाएगी। अब 6 का भाग जब 1014 में दोगे तो 169 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार अब x² बराबर 169 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, √169, यानी वर्गमूल जब निकालोगे इसका तो 13 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगी, इसकी घन की भुजा निकल जाएगी। अब इसके सवाल के अंदर भी अगर कह देता कि फिर के घन का आयतन ज्ञात करो, तो हम अब घन का आयतन निकाल देते, इस भुजा की जगह पे 13 लिख देते और हल कर देते। इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखते हैं और उस प्रश्न को हल करते हैं। एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब दे तो दिया है, ऐसी लंबाई भी दे दी, चौड़ाई भी दे दी और ऊंचाई भी दे दी, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान नहीं रखोगे और अगर पूरे घनाभ का अगर क्षेत्रफल निकाल लोगे और फिर उसको 20 रुपये से गुणा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहा है कि सफ़ेदी चारों दीवारों पर ही करानी है, छत पर नहीं करानी है, और समतल प्लस यानी जमीन छत समतल पर भी नहीं करानी है, यानी नीचे वाली और ऊपर वाला तल को छोड़ना है। तो इसका आपको या तो क्या करना पड़ेगा, पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर तल का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। ये एक तरीका तो ये है। और एक दूसरा तरीका है कि जो कि आपको 9वीं कक्षा में पढ़ाया था कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद रखना पड़ेगा, 2 × ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये डायरेक्ट सूत्र है, तो चारों दीवारों का डायरेक्ट सूत्र निकल जाएगा। तो 2 ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह पे जो संख्या है वो लिख देंगे 5 + 3.5 × ऊंचाई की जगह पे 4 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 × 8.5 × 4, सबको गुणा करेंगे तो 68 वर्ग मीटर आ जाएगा। केवल ये चारों दीवारों का डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अर्थात चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने का खर्चा 20 रुपये से, तो इसको गुणा कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 1360 रुपये। इस प्रकार कोई भी प्रश्न को समझना है और फिर हल करना है। 9वीं कक्षा में ये प्रश्नावली एक सूत्र वाली मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई थी। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं जो है धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, 4 है, फिर एक की 5 है, अलग अलग है सबकी। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो इस घन की भुजा या कोर की लंबाई ज्ञात करो। बात एक की। तो हम सबसे पहले देखते हैं 3 सेंटीमीटर कोर वाले घन की भुजा का आयतन निकालते हैं। तो भुजा क्यूब सूत्र लग जाएगा, अर्थात 3 का क्यूब हो जाएगा 27 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल देंगे तो 64 घन सेंटीमीटर आ जाएगा।
फिर 5 का निकालेंगे तो 125 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करें 25, 25 को फिर 5 से करेंगे तो 100। अब ये क्या कह रहा है कि इन तीनों घनों को हमने क्या करा, मिला दिया, तो इस तीनों घनों का संपूर्ण आयतन हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्हें पिघलाकर हमने क्या करा, एक बड़ा घन बनाया, तो नए घन का आयतन आपको मिल गया 216 घन सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है, और इस भुजा का फिर आप सूत्र लगा दीजिए, अर्थात घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब बराबर 216, तो भुजा बराबर हो गई 216 क्यूब, रूट क्यूब। रूट क्यूब का मतलब होता है घनमूल लेना इसके अंदर। अब घनमूल लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक नियम था जो कि मैंने बताया था कि 216 के आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, और फिर इसमें 3 के जोड़े बनाकर लिख दीजिए, एकदम जल्दी से उत्तर निकल जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो 6 की घात कितनी आ जाएगी, 3, यानी 6 इंटू 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आ जाएंगे। और इसको जब घात में लिखेंगे तो आ जाएगा भुजा बराबर 6 की घात 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात इसकी नए घन की भुजा कोर 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएगा और इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली का ऐसे कैसे एक सवाल देखते हैं और उस सवाल को भी हल करते हैं, वो भी ऐसा ही सवाल। प्रश्न 8वां है, 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब इसका मतलब एक तो हमारे पास में दीवार है और उस दीवार को बनाने में ईंटें लगानी है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझना है कि ईंटें कैसे नाप की हैं, कि ईंटें सब सेंटीमीटर नाप की हैं, और दीवार लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, लेकिन ऊंचाई फिर सेंटीमीटर में आ गई। तो आपको क्या करना है कि सभी को सेंटीमीटर में बदलना है, तभी ईंटों की संख्या जल्दी से निकल जाएगी और आसानी से निकलेगी और सही भी होगी। अर्थात आप अगर इसको चेंज वेंज नहीं करेंगे और ऐसे ही उत्तर निकाल देंगे तो पूरा सवाल आपका गलत होगा। सिर्फ अगर सूत्र लिखोगे तो बोर्ड के एग्जाम में उस सूत्र का नंबर जरूर मिल जाएगा, आधा नंबर, बाकी सभी प्रश्नों बाकी नंबर कट जाएंगे आपके पूरे। तो इसको ध्यान रखने के लिए आपको देखना है कि ईंटें लगानी है और ईंटें की नाप सेंटीमीटर में है, तो दीवार की नाप भी सब सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो कर दीजिए। तो दीवार की लंबाई है जैसे 44 मीटर, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगी 4400 सेंटीमीटर। फिर दीवार की ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो इसको भी 100 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। अब दीवार की चौड़ाई दे रखी है 85 सेंटीमीटर। अब देखिए दीवार की सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेंटीमीटर में हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, दीवार का आयतन निकाल देंगे। और दीवार का आयतन निकालेंगे जब देखेंगे, लिख देंगे कि दीवार का आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और ये संख्या हमने ऐसे कैसे लिख दी, लंबाई की जगह पे 4400, चौड़ाई की जगह पे 150 और ऊंचाई की जगह पे 85 घन सेंटीमीटर। इसको हल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जब ईंटों की संख्या निकालेंगे तो ईंट का भी आयतन और जब उसका भी आयतन निकाल देंगे, इसको भी पूरा गुणा करके हल कर देंगे, तो फिर बाद में संख्या कटेगी, जब परेशानी आ जाएगी और सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ईंट की लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, तो एक ईंट का आयतन भी निकाल देते हैं, 22 इंटू 10 इंटू 17 घन सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगी दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, यानी दीवार का आयतन हमने निकाला था 4400 इंटू 150 इंटू 85 बट्टा एक ईंट का आयतन हो जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 17। जो संख्या ऊपर नीचे कटती है उसको काट दीजिए, जैसे 22 के पार्ट ऐसे 44 काट दिए तो 2 0 0 ऐसे कैसे आ गए, 10 1 0 से 150 का 1 0 काट दिया, 17 के पार्ट ऐसे 85 काट दिए, 5 आ गए। अब हमने गुणा कर दिया, 15 को 5 से
तो 75 आ गए। फिर 75 को 2 से गुणा करा तो 150 आ गए, 150, और फिर 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दिए, यानी 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी आपको। इस प्रकार इसकी ईंटों की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर दे रखा है, वो वापस मैंने बताया था उल्टे सवाल सीधे सवाल, इसमें कैसे भी सवाल आ सकता है, कोई फिक्स नियम नहीं है कि ऐसा सीधा सवाल ही आएगा और उसको आप हल कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। मर्जी जैसे सवाल आ सकता है। घन का आयतन दे देता है और कहता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए, तो आपको पहले भुजा निकालनी है और भुजा निकाल कर फिर उसमें जाना है। ऐसे आगे से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ये सवाल समझ में आएंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि एक घन का आयतन 512 मीटर घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए घन का आयतन लिखेंगे 512 घन मीटर, तो भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा 512। फिर वही भुजा निकालने के लिए 512 का घनमूल ले लेंगे, और घनमूल ले लेंगे तो 8 की घात 3 आ जाएगा। 8 की घात 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएंगे तो 8 मीटर आ जाएगा, अर्थात घन की भुजा 8 मीटर आ जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने देखा है कि कल 10th क्लास के अंदर 41 बच्चों ने हिंदी और एसएस के अंदर कॉपियों में आंसर लिख के भेजे हैं, लेकिन गणित के अंदर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 विद्यार्थी ही, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तो अभी तक 30-32 विद्यार्थी ही आए हैं, तो गलत बात है। अगर आप हिंदी और एसएस के अंदर यानी भेजते हो 40-41 भेजते हो और मेरी विषय में नहीं भेजते हो, तो फिर मेरा पढ़ाना तो व्यर्थ है। इस प्रकार अगर आप आज मैं देखूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करें और सवाल करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी 41 विद्यार्थी 42-40 विद्यार्थी भेजें, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे विद्यार्थी भी मेरे विषय से रुचि रखते हैं। और इस विषय में अगर रुचि नहीं रखोगे तो आपको निश्चित रूप से घाटा होगा, सुन लेना, बता दूं मैं पहले ही। अगर नहीं तो पता कर लेना, सरकारी स्कूलों में गणित विषय के अंदर 10-10 विद्यार्थियों के सप्लीमेंट्री गणित में आई हुई पड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार आप अगर इसमें मेहनत नहीं करोगे तो आपके बहुत ही नुकसान होगा। और ये विषय सबसे डिफ़िकल्ट है, फेल सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं, और इसी के अंदर सप्लीमेंट्री आती हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूलों में रिजल्ट बहुत देखा है, कईयों के सप्लीमेंट्री आ चुकी है गणित के अंदर। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशनल मिलेगा। आप वीडियो तो पूरा देखें और पूरा देखकर ही सवाल को हल करें, ताकि आपको सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।